नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घमंड तोड़ना जरूरी हो गया था। मैं 60 साल की उम्र में पसीने से लथपथ होकर रोटियां सेकती और मेरी बहू 20 डिग्री एसी में सोफे पर आराम फरमाती। काम मैं करती, लेकिन शाम को बेटे के सामने वो कमर दर्द का नाटक करके सहानुभूति ले जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके बेटे को अपनी जली हुई कलाई दिखानी चाही, तो बहू ने ऐसी चाल चली कि मैं ही बुरी बन गई। लेकिन फिर बेटे ने किया एक ऐसा फैसला जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। दोपहर के 2:45 बजे डाइनिंग रूम और प्रेस करने की जगह कौशल्या जी ने किसी तरह कांपते हाथों से आखिरी रोटी सेकी। पसीने की बूंदें उनकी पलकों से टपक कर चश्मे के शीशे पर गिर रही थी, जिससे उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्होंने पल्लू से चश्मा पोंछा और थाली लगाई। थाली लेकर वह ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। जैसे ही उन्होंने किचन से बाहर कदम रखा, एसी की ठंडी हवा ने उनके पसीने से भीगे शरीर को छुआ, जिससे उन्हें एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई। लेकिन यह राहत नहीं थी, यह उनके बीमार शरीर के लिए एक झटका था। कौशल्या जी कांपती आवाज़ में, ले बहू, खाना खा ले, दाल थोड़ी गर्म है, ध्यान से। सोनम ने फ़ोन साइड में रखा और थाली की तरफ देखा। उसने एक निवाला तोड़ा और मुंह बनाते हुए प्लेट को वापस मेज पर सरका दिया। सोनम चिढ़ते हुए, माँ जी, इस दाल में नमक कितना कम है। आपको कितनी बार कहा है कि मेरा बीपी लो रहता है। आप चाहती हैं कि मैं बेहोश हो जाऊं? और ये रोटी, ये साइड से जल गई है। क्या मैं जली हुई रोटी खाऊं अब? कौशल्या जी का दिल बैठ गया। वह नमक का डिब्बा लाने के लिए वापस मुड़ने लगी, लेकिन चक्कर आने से उन्होंने पास पड़ी कुर्सी का सहारा ले लिया। कौशल्या जी, बेटा, गैस की आंच बहुत तेज थी और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसीलिए शायद ध्यान नहीं रहा। मैं दूसरी लाती हूँ। सोनम हाथ के इशारे से रोकते हुए, रहने दीजिए, अब भूख मर गई मेरी। आप जाइए और मेरी ब्लू वाली साड़ी प्रेस कर दीजिए। मुझे 4 बजे निकलना है और अभी 3 बज रहे हैं। और सुनिए, साड़ी शिफॉन की है, अगर ज़रा भी जली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनम ने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया और फिर से लेट गई। दोपहर के 3:15 बजे घर का एक कोना जहां प्रेस की टेबल रखी है, कौशल्या जी ने अपना खाना नहीं खाया था। हलक सूखकर कांटा हो रहा था, लेकिन बहू का हुक्म था। उन्होंने भारी लोहे की प्रेस को पलक में लगाया। उनके जोड़ों का दर्द अब असहनीय हो चुका था। वह खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन प्रेस टेबल ऊंची थी, इसीलिए मजबूरन खड़ा होना पड़ा। प्रेस गर्म हुई। उसकी भाप ने कौशल्या जी को फिर से पसीने में तरबतर कर दिया। कौशल्या जी मन ही मन, हे ईश्वर, बस ये साड़ी प्रेस हो जाए, फिर मैं एक गिलास पानी पीकर ज़मीन पर ही लेट जाऊंगी। उनके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने साड़ी का पल्लू प्रेस करने के लिए उठाया, कमजोरी के कारण प्रेस उनके हाथ से फिसलकर उनकी कलाई पर लग गई। कौशल्या जी, आह, ओ माँ, हल्की सी चीख निकली और साड़ी ज़मीन पर गिर गई। कलाई पर लाल निशान पड़ गया था, खाल जल गई थी। जलन इतनी तेज थी कि आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आवाज़ सुनकर सोनम वहाँ आई। उसने कौशल्या जी के जले हुए हाथ को नहीं, बल्कि ज़मीन पर गिरी हुई साड़ी को देखा। सोनम चिल्लाते हुए, क्या किया आपने? मेरी 10,000 की साड़ी ज़मीन पर फेंक दी? पोछा लगाया नहीं है ठीक से और उस पर साड़ी गिरा दी? आप जानबूझकर करती है ना यह सब, ताकि मैं पार्टी में ना जा सकूं? कौशल्या जी ने अपनी जलती हुई कलाई को दूसरे हाथ से दबा रखा था। दर्द से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। कौशल्या जी सिसकते हुए, बेटा, मेरा हाथ जल गया, प्रेस लग गई।
सोनम ने एक पल के लिए उनके हाथ को देखा, फिर मुंह फेर लिया। सोनम कठोरता से, तो ध्यान कहाँ रहता है आपका? बुढ़ापे में दिमाग भी साथ छोड़ गया है क्या? जाइए बरनोल लगा लीजिए, पर पहले ये साड़ी प्रेस करके दीजिए। नाटक करके काम से बचने की कोशिश मत कीजिएगा। यह कहकर सोनम पैर पटकते हुए चली गई। कौशल्या जी वहाँ फर्श पर बैठ गई। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ना शरीर में जान थी, ना आत्मा में स्वाभिमान बचा था। उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से जले हुए हाथ पर फूंक मारी और दीवार के सहारे खड़ी होने की कोशिश करने लगी। रसोई में उनका अपना खाना ठंडा पड़ा था और यहाँ बहू की साड़ी प्रेस का इंतजार कर रही थी। तभी बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजा। सोनम की किट्टी पार्टी की सहेली उसे लेने आ गई थी। सोनम भागते हुए अंदर आई। लाइए, हटिए, आपसे एक साड़ी तक प्रेस नहीं होती, देर करवा दी मेरी। उसने कौशल्या जी के हाथ से साड़ी झपटी, जो अभी पूरी प्रेस भी नहीं हुई थी, और उन्हें धक्का सा देते हुए साइड किया। कौशल्या जी का संतुलन बिगड़ा और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। सोनम ने मुड़कर देखा भी नहीं। उसने जल्दी जल्दी साड़ी लपेटी, परफ्यूम छिड़का और जाते जाते बोली, शाम को डिनर में कुछ हल्का बनाना, मैं बाहर खा कर आऊँगी। और हाँ, यह फैला हुआ सामान समेट देना। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। घर में सन्नाटा छा गया। सिर्फ कौशल्या जी के रोने की दबी हुई आवाज़ उस बड़े से आलीशान घर में गूंज रही थी, जहाँ एसी की ठंडक थी पर रिश्तों की गर्माहट मर चुकी थी। वह आलीशान ड्राइंग रूम, जहाँ लाखों का झूमर लगा था और इटालियन मार्बल बिछा था, उस वक्त कौशल्या जी को किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। वह अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। सोनम के धक्के से उनके घुटनों में जो चोट लगी थी, उसकी टीस अब महसूस हो रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जलन उनकी कलाई पर थी, जहाँ लोहे की गर्म स्त्री ने उनकी खाल उधेड़ दी थी। कौशल्या जी फर्श को मुट्ठी में भीजते हुए, हे गोविंद, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी मन्नतों से बेटा मांगा था? उनकी आवाज़ गले में ही घूट कर रह गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उसे मुंह में ठूस लिया, ताकि उनके रोने की आवाज़ बाहर ना जाए। अगर पड़ोसियों ने सुन लिया तो बेटे की बदनामी होगी। यही संस्कार उन्हें अब तक चुप कराए हुए था। आंसू उनके गालों की झुर्रियों से होते हुए फर्श पर टपक रहे थे। कौशल्या जी खुद से बातें करते हुए, जिस घर की नींव मैंने रखी, जिस बेटे को अपनी छाती से लगाकर बड़ा किया, आज उसी घर में मैं एक अनचाहे कूड़े की तरह हो गई हूँ। बहू कहती है मैं नाटक करती हूँ। उन्होंने अपनी जली हुई कलाई की तरफ देखा। लाल मांस दिख रहा था और उस पर फफोले पड़ने लगे थे। जलन इतनी थी कि जैसे कोई अंगारे रख दिए हो। उन्होंने पास रखे पानी के जग से थोड़ा ठंडा पानी अपनी कलाई पर डाला। सी दर्द से उनकी रूह कांप गई। घर में कोई नहीं था जो उन पर मरहम लगाता। कोई नहीं था जो कहता, माँ आप लेट जाओ, मैं दबा देता हूँ। वह दीवार का सहारा लेकर बहुत मुश्किल से खड़ी हुई। घुटने कटकटा रहे थे, सिर चकरा रहा था। भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी, क्योंकि सुबह से सिर्फ चाय पी थी। नज़र सामने डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ उनका ठंडा हो चुका खाना रखा था। खाने की इच्छा मर चुकी थी। तभी उनकी नज़र घड़ी पर गई। 3:45 बज चुके थे। सोनम का हुक्म याद आया, शाम को डिनर में कुछ हल्का बनाना और फैला हुआ सामान समेट देना। कौशल्या जी ने अपनी गीली आंखों को पोंछा।
कौशल्या जी मन ही मन, अगर शाम को खाना तैयार नहीं मिला तो रात को फिर क्लेश होगा। आदित्य परेशान होगा। नहीं, मुझे उठना होगा। एक 60 साल की बूढ़ी माँ, जिसका हाथ जला हुआ था, पैर कांप रहे थे और दिल छलनी था, वह फिर से अपनी थकान और दर्द को अपने पल्लू में बांधकर लंगड़ाते हुए उसी किचन की तरफ बढ़ी, जो उसके लिए अब किसी जेल से कम नहीं था। हॉल में सिर्फ सन्नाटा था, जो शायद चीख चीख कर कह रहा था कि मकान तो पक्का है, पर इंसानियत कच्ची निकल गई। शाम के 7 बजे सूरज ढल चुका था और घर की बत्तियां जल चुकी थी। दीवार घड़ी की टिक टिक सोनम के लिए किसी अलार्म की तरह बजी थी। 7:10 आदित्य के ऑफिस से आने का समय हो गया था। सोनम, जो अब तक सोफे पर पसरी हुई थी, अचानक बिजली की फुर्ती के साथ खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव वैसे बदले जैसे किसी अभिनेत्री ने कैमरा चालू होते ही किरदार बदल लिया हो। वह तेज कदमों से किचन में दाखिल हुई। वहाँ कौशल्या जी दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद पहली बार राहत की सांस लेने के लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी ही थी। उनकी कमर सीधी भी नहीं हुई थी कि सोनम का साया उन पर पड़ा। सोनम फुसफुसाते हुए लेकिन कड़काई से, माँ जी उठिए, अभी के अभी आदित्य की गाड़ी की आवाज़ आने वाली है। कौशल्या जी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। कौशल्या जी, हाँ हाँ बेटी, मैं बस पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में लगा रही थी। सोनम ने उनके हाथ से बोतल छीनकर स्लैब पर पटक दी। सोनम हाथ पकड़कर खींचते हुए, अरे छोड़िए ये सब, आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए और खबरदार जो अगले 1 घंटे तक बाहर निकली। कौशल्या जी हैरान होकर, लेकिन बेटा आ रहा है, मैं उसे पानी तो दे दूं और झूठ क्यों बोलूं? मैंने तो आज सारा काम। सोनम की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। वह कौशल्या जी के चेहरे के एकदम करीब आई। सोनम धमकी भरे स्वर में, जुबान बहुत चलने लगी है आपकी। अगर आदित्य के सामने मुंह खोला कि काम आपने किया है, तो कल से जो थायराइड और बीपी की महंगी दवाइयाँ आती है ना, वो सब बंद करवा दूंगी। तड़पते रहिएगा फिर बिस्तर पर, समझी आप? कौशल्या जी का दिल दहल गया। बीमारी और लाचारी ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया था कि अब दवाइयाँ बंद होने का डर मौत से भी बड़ा था। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन होठों पर ताला लग गया। वे सिर झुकाकर चोरों की तरह अपने ही घर के एक कोने वाले कमरे में चली गई। जैसे ही माँ जी अंदर गई, सोनम का नाटक शुरू हुआ। उसने सबसे पहले किचन में टंगा हुआ गंदा एप्रन अपने गले में डाला, अपने सिल्की बालों को जोड़ा बिगाड़ लिया और कुछ लटे जानबूझकर चेहरे पर गिरा ली ताकि वह अस्त व्यस्त लगे। किचन के स्लैब पर साफ रखे आटे के डिब्बे में हाथ डाला और थोड़ा सा सूखा आटा अपने गालों पर और माथे पर लगा लिया। सिंक पर जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे लगे कि वह पसीने से तर-बतर है। साफ सुथरे किचन प्लेटफॉर्म पर जानबूझकर थोड़ी कटी हुई सब्जियां और चाकू फैला दिए। अब किचन ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई युद्ध लड़ा गया हो। सोनम ड्राइंग रूम में आई और उसने एसी बंद कर दिया और पंखा भी धीमा कर दिया ताकि कमरे में गर्मी महसूस हो। वह सोफे के कोने पर निढाल होकर बैठ गई। एक हाथ से अपना सिर पकड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। दरवाजे की ओर से कौशल्या जी सब देख रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों ने देखा
कि कैसे उनकी दिन भर की मेहनत का श्रेय लेने के लिए उनकी बहू ने पल भर में स्वांग रच लिया। वह कुछ बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन दवाई बंद होने का डर उनके गले को घोट रहा था। तभी टिंग टोंग दरवाजे की घंटी बजी। सोनम के चेहरे पर अब थकान नहीं, बल्कि एक बेचारी अबला नारी का नकाब चढ़ चुका था। वह लड़खड़ाने का नाटक करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला। सामने आदित्य खड़ा था, टाई ढीली किए हुए, ऑफिस की थकान लिए हुए। आदित्य बोला, हे बेबी, गुड इवनिंग। सोनम ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी दर्द भरी मुस्कान दी और दरवाजे के चौखट का सहारा ले लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जो कि बनावटी थी। सोनम सांस फुलाते हुए टूटी हुई आवाज़ में बोली, गुड इवनिंग आदित्य, आ गए आप। उफ, लाइए बैग मुझे दीजिए। उसने कांपते हाथों से बैग लेने की कोशिश की। आदित्य ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नज़र सोनम के हुलिये पर गई। बिखरे हुए बाल, माथे पर चिपका हुआ पसीना और एप्रन पर लगा आटा। आदित्य की मुस्कान गायब हो गई। आदित्य चिंतित होकर, सोनम रुको, तुम बैग छोड़ो। तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? तुम्हारी हालत तो देखो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सोनम धीरे धीरे चलते हुए सोफे के पास आई और धम से ऐसे गिरी जैसे अब उसमें खड़े रहने की ताकत ही ना बची हो। उसने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और चेहरे पर दर्द की लकीरें उभार ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे असलियत में कौशल्या जी करती थी। सोनम मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए, क्या बताऊं आदित्य, आज का दिन तो पहाड़ जैसा था। सुबह से 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बैठने को नहीं मिला। नाश्ता बनाया, फिर पूरे घर का झाड़ू पोछा किया, फिर लंच, फिर कपड़े धोए, फिर उन्हें प्रेस किया और अब डिनर। मेरी कमर, आह, ऐसा लग रहा है जैसे टूट ही जाएगी। आदित्य ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और सोनम के मुंह से लगाया। सोनम ने ऐसे पानी पिया जैसे वो रेगिस्तान से आई हो। आदित्य हैरानी से, अकेले? तुम ये सब अकेले कर रही थी? लेकिन माँ तो घर पर ही थी ना, क्या उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की? सोनम ने गिलास को मेज पर रखा और एक गहरी झूठी आहें भरी। उसने किचन की तरफ और फिर माँ के बंद कमरे की तरफ इशारा किया। सोनम आवाज़ में बेबसी का नाटक करते हुए, माँ जी। अरे छोड़ो ना आदित्य, क्यों बात बढ़ाते हो? तुम्हें तो पता है बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। वो तो सुबह पराठे खाकर अपने कमरे में जो लेटी तो फिर उठी ही नहीं। मैंने उठाया भी नहीं, सोचा बुजुर्ग हैं, आराम करने दूं। पूरा घर मैंने अकेले संभाला है आदित्य, मुझे लगा मैं कर लूँगी, पर देखो। सोनम ने अपना हाथ आगे किया। हथेली पर एक बहुत पुराना छोटा सा निशान था जो उसे कुकिंग क्लास में मिला था, लेकिन उसने उसे ऐसे दिखाया जैसे वो आज ही जला हो। सोनम बोली, देखो मेरे हाथ, आपके और माँ जी के लिए रोटियां सेकते सेकते कब जल गए पता ही नहीं चला। उसी वक्त बंद कमरे के अंदर कौशल्या जी अपनी असली जली हुई कलाई पर टूथपेस्ट लगा रही थी, जो आज दोपहर सोनम की साड़ी प्रेस करते वक्त जली थी। जलन से उनकी जान निकल रही थी, लेकिन बाहर बेटे की बातें सुनकर दिल की जलन उस शारीरिक घाव से कहीं ज़्यादा थी। आदित्य का चेहरा उतर गया।
उसे अपनी पत्नी की कुर्बानी देखकर उस पर दया आई और अपनी माँ के आराम पर गुस्सा। उसे लगा कि नई नई पत्नी इतना कष्ट कर रही है और माँ आराम फरमा रही है। आदित्य गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए, हद होती है यार, माँ भी ना। मैं मानता हूँ उनकी उम्र है, पर क्या वो सब्जी भी नहीं काट सकती थी? क्या वो सोफे पर बैठकर कपड़े भी नहीं समेट सकती थी? तुम नई हो इस घर में, तुम्हें अभी आदत नहीं है, फिर भी तुम इतना कर रही हो और वो दिन भर सो रही हैं। सोनम ने आदित्य के कंधे पर सिर रख दिया ताकि आदित्य उसके चेहरे पर आती हुई वो कुटिल मुस्कान ना देख सके। सोनम धीमी आवाज में आग में घी डालते हुए, छोड़िए ना, गुस्सा मत कीजिए, शायद उन्हें मेरा हाथ का बना खाना ही पसंद है, इसीलिए खुद नहीं उठती। मैं बाम लगा लूँगी, आप फ्रेश हो जाइए। आदित्य बोला, नहीं सोनम, ये गलत है। तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है। मैं अभी माँ से बात करता हूँ। आदित्य गुस्से में खड़ा हुआ और तेज कदमों से माँ के कमरे की तरफ बढ़ा। सोनम सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन में अपना चेहरा देखा। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। उसने मन ही मन सोचा, अब आएगा मज़ा, जब बेटा अपनी ही माँ की क्लास लगाएगा। कमरे के अंदर कौशल्या जी दरवाजे से सट कर खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। उन्होंने अपने मुंह पर कसकर पल्लू दबा लिया ताकि उनकी सिसकियों की आवाज़ बाहर ना जाए। उनका बेटा, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला था, आज एक झूठ के बहकावे में आकर उनसे लड़ने आ रहा था। कौशल्या जी मन ही मन टूटते हुए, बेटा, जिस माँ के हाथ के छाले तुझे बचपन से आज तक नहीं दिखे, आज तुझे अपनी बहू का झूठा पसीना और नकली चोट दिख गई। मैंने तेरी खातिर आज अपनी उंगलियां जला ली, कमर तोड़ ली, और तू मुझे ही कामचोर समझ रहा है। हे भगवान, ये कैसा बंटवारा है ममता का। बहू एसी में सोई और माँ आग में तपी, पर हमदर्दी उसे मिली जिसने सिर्फ नाटक किया। तभी दरवाजे का हैंडल घुमा। खट। आदित्य कमरे में दाखिल होने ही वाला था। कौशल्या जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और लेटने का नाटक करने लगी ताकि बेटे को यह ना लगे कि वो दरवाजे पर खड़ी सूंघ रही थी, वरना सोनम उन्हें घर से ही निकलवा देगी। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। आदित्य ऊंची आवाज में, वाह माँ वाह, मान गया आपको। बाहर सोनम दर्द से कराह रही है, उसकी कमर टूटी जा रही है, और आप यहाँ मज़े से एसी की हवा में सो रही हैं। कौशल्या जी ने कांपते हाथों से अपना चश्मा उठाया और पहनने की कोशिश की। कौशल्या जी, बेटा, तू कब आया? मैं तो बस। आदित्य बात काटते हुए चिल्लाकर, बस क्या माँ, मुझे झूठ नहीं सुनना। सोनम ने मुझे सब बताया। सुबह से उसने अकेले पूरा घर संभाला है, झाड़ू पोछा, खाना, कपड़े, और आपने एक गिलास पानी भरकर भी नहीं दिया उसे। आपको शर्म नहीं आती? वो बच्ची है, अभी नई है इस घर में। डॉक्टर ने उसे आराम करने को बोला है, और आप उसे नौकरानी की तरह काम करवा रही हैं। कौशल्या जी का दिल हुआ कि चीख कर कहे कि बेटा, देख मेरी कलाई, देख मेरे पैर। मैं सुबह 5 बजे से खड़ी थी, लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के बाहर सोनम की परछाई दिखी।
सोनम खड़ी सून रही थी। अगर उन्होंने मुंह खोला तो कल से उनकी दवाइयाँ बंद। कौशल्या जी ने सिर झुका लिया। कौशल्या जी रूंधे गले से मुझसे गलती हो गई बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए। आदित्य ने हताशा में अपना सिर पकड़ लिया। आदित्य कड़वाहट के साथ, शरीर साथ नहीं दे रहा था या नीयत साफ नहीं है? जब पापा थे तब तो आप पूरे घर का काम करती थी, अब क्या हो गया आपको? क्या आपको जलन होती है सोनम से कि वो आराम क्यों करे? देखो माँ, मैं दिन भर ऑफिस में खटता हूँ ताकि आप लोगों को ऐसो आराम दे सकूँ। मैं घर आकर ये सास बहू का ड्रामा नहीं झेल सकता। आदित्य एक कदम आगे बढ़ा और उंगली दिखाकर बोला, जो किसी खंजर की तरह कौशल्या जी के सीने में उतरी। आदित्य, कान खोलकर सुन लीजिए माँ, सोनम मेरी पत्नी है। अगर उसकी तबीयत आपकी वजह से बिगड़ी या उसे कोई भी स्ट्रेस हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप घर के काम में हाथ नहीं बटा सकती तो कम से कम बोझ मत बनिए। बोझ? यह शब्द कौशल्या जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरा। जिस बेटे को उन्होंने अपनी कोख में 9 महीने बोझ नहीं बल्कि वरदान समझ कर रखा, आज उसी ने उन्हें बोझ कह दिया। आदित्य ने झटके से कमरे की लाइट बंद की। आदित्य बोला, अब सोइए, वैसे भी दिन भर यही तो किया है आपने। दरवाज़ा फिर से जोर से बंद हुआ। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार अंधेरा सिर्फ कमरे में नहीं, कौशल्या जी की जिंदगी में छा गया था। वह अपने मुंह में पल्लू ठूसकर, घुटनों में सिर देकर अंधेरे में बेआवाज रोने लगी। उनके जली हुई कलाई दुख रही थी, लेकिन उनका मातृत्व आज उससे भी ज़्यादा बुरी तरह जल रहा था। और बाहर हॉल में सोनम अपने पति के सीने से लगकर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। रात के 11 बजे डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा था। सिर्फ चमचों के प्लेट से टकराने की आवाज़ें आ रही थी। सोनम बड़ी नज़ाकत से सिर ऊंचा करके चम्मच से चावल खा रही थी। उसके चेहरे पर विजय का भाव था। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या जी डाइनिंग टेबल की कोने वाली कुर्सी पर ऐसे सिकुड़ कर बैठी थी जैसे वो कोई अपराधी हो। उनकी थाली में सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल थी। उनका बायां हाथ मेज के नीचे था और वो सिर्फ दाहिने हाथ से धीरे धीरे निवाला तोड़ रही थी। तभी आदित्य ने अपनी माँ की तरफ देखा। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन नमक उनकी तरफ रखा था, इसीलिए वह गुस्से से बोला, माँ, दाल में नमक कम लग रहा है, जरा वो नमक की डिब्बी पास कर दीजिए। कौशल्या जी एक पल के लिए ठिठक गईं। नमक की डिब्बी उनकी दाहिनी तरफ थोड़ी दूरी पर थी। आदत के अनुसार उन्होंने उसे उठाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने हाथ लंबा किया, उनकी साड़ी का पल्लू कलाई से पीछे सरक गया। वहाँ कलाई के ठीक ऊपर एक गहरा लाल और काला पड़ चुका घाव था। खाल उधड़ी हुई थी और उस पर पानी के छाले पड़े थे, जो दोपहर में प्रेस से जला था। और उससे ठीक बगल में एक गहरा नीला निशान था, जो सोनम के धक्का देने से और ज़मीन पर गिरने से लगा था। आदित्य की नज़र जैसे ही उस भयानक घाव पर पड़ी, उसका निवाला हाथ में ही रह गया। उसने बिजली की गति से माँ की कलाई थाम ली। आदित्य आंखें फाड़कर कांपती हुई आवाज़ में, माँ, यह क्या है? हे भगवान,
इतना गहरा घाव और यह नीला निशान, जैसे किसी ने मारा हो या जोर से दबाया हो। कौशल्या जी का पूरा शरीर कांप उठा, जैसे करंट लगा हो। उन्होंने झटके से अपना हाथ खींचने की कोशिश की और तुरंत पल्लू से ढक लिया। उनकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि सोनम का खौफ था। कौशल्या जी हकलाते हुए, पसीना पोंछते हुए, कुछ नहीं बेटा, वो रोटियां सेकते वक्त तवे की किनारी लग गई थी, और ये नीला निशान तो मैं दरवाजे की चौखट से टकरा गई थी। बुढ़ापा है ना, दिखाई नहीं देता ठीक से। सोनम जो सामने बैठी थी एक पल के लिए घबरा गई। उसके हाथ से चम्मच फिसलते फिसलते बचा, लेकिन उसने तुरंत पैंतरा बदला। सोनम लापरवाही से बात को दबाते हुए, हाँ आदित्य, माँ जी आजकल बहुत लापरवाह हो गई हैं। मैंने मना भी किया था कि रहने दीजिए, मैं रोटी बना लूँगी, पर मानती ही नहीं। जिद करके किचन में घुस गई और जला लिया ना हाथ। अब आप ही समझाइए इन्हें। आदित्य ने सोनम की बात सुनी, पर इस बार उसने हाँ में सिर नहीं हिलाया। उसने खाना छोड़ दिया। उसकी नज़रें अपनी माँ के ढके हुए हाथ पर जमी थी। उसका दिमाग एक जासूस की तरह चल रहा था। आदित्य मन ही मन विश्लेषण करते हुए, झूठ, यह सफ़ेद झूठ है। अगर रोटी बनाते वक्त हाथ जलता है तो वो उंगलियों के पोरों पर जलता है या हथेली के किनारे पर। कलाई के ऊपर का हिस्सा तवे पर कैसे लग सकता है? और वो घाव, वो किसी गोल तवे का नहीं बल्कि किसी तिकोनी भारी चीज़ जैसे स्त्री की नोक का लग रहा था। और वो नीला निशान, दरवाजे से टकराने पर माथे या कंधे पर चोट लगती है, कलाई के अंदरूनी हिस्से पर नहीं। वो निशान ऐसा था जैसे किसी ने कलाई को मरोड़ा हो या धक्का दिया हो। माँ पिछले 40 साल से रोटियां बना रही है, उनसे ऐसी बचकानी गलती कैसे हो सकती है? आदित्य ने धीरे से सिर उठाकर सोनम को देखा। सोनम पानी पी रही थी, लेकिन गिलास पकड़े हुए उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसकी आंखों में चिंता नहीं थी बल्कि एक चोर की घबराहट थी जो पकड़े जाने से डरता है। आदित्य समझ गया, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठ गया। आदित्य, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह 9 बजे आदित्य तैयार होकर हॉल में आया। उसने अपना लैपटॉप बैग उठाया। सोनम सोफे पर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी या पढ़ने का नाटक कर रही थी। आदित्य सपाट आवाज़ में, सोनम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग है, शायद रात को देर से आऊँगा, डिनर का इंतज़ाम मत करना। सोनम का चेहरा खिल उठा। पति देर से आएगा, मतलब आज फिर से पूरा दिन उसकी हुकूमत चलेगी। सोनम उत्साह छुपाते हुए, ओके जानू, कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है, आप आराम से आना, मैं घर अच्छे से संभाल लूँगी, लव यू, बाय। सोनम के चेहरे पर एक सुकून आ गया। कांटा निकल गया, अब आज़ादी। आदित्य ने माँ के कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। उसने भारी मन से घर से बाहर कदम रखा, कार स्टार्ट की और चला गया। सोनम ने दौड़कर दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा ली। सोनम खुद से चलो बला टली। अब बुढ़िया को बताती हूँ कि कल रात उसने हाथ दिखाने की ज़रूरत कैसे की। लेकिन आदित्य ऑफिस नहीं गया था। उसने अपनी कार सोसाइटी से बाहर निकाली
और 2 गली छोड़कर एक पेड़ के नीचे पार्क कर दी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी, 9:15 बज रहे थे। आदित्य स्टीयरिंग व्हील पर मुट्ठी मारते हुए, अगर माँ सच में सो रही होंगी जैसा सोनम कहती है तो घर शांत होगा। मैं माफ़ी मांग लूँगा अपने शक के लिए, लेकिन अगर मेरा शक सही है तो अभी उस घर में कुछ और ही मंजर चल रहा होगा। आदित्य ने अपने लेदर के जूते कार में ही उतार दिए और स्पोर्ट शूज पहन लिए ताकि चलने की आवाज़ ना हो। वह कार से निकला और दबे पांव वापस अपने घर की तरफ बढ़ा। वह मेन गेट से नहीं गया, वह घर के पिछले हिस्से में गया जहां किचन का बैक डोर था। सौभाग्य से उस दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी आदित्य ने हमेशा अपने पास अपनी वॉलेट की गुप्त पॉकेट में रखी थी, जिसे सोनम नहीं जानती थी। उसने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। धीरे से बिना किसी आवाज़ के ताला खुला। उसने दरवाज़ा हल्का सा धकेला। किचन से आवाज़ें आ रही थी, बर्तनों के गिरने की आवाज़ और किसी के चीखने की दबी हुई आवाज़। आदित्य का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियों के पीछे छुप गया और अपना फ़ोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली। अब उसके सामने सच्चाई आने वाली थी। सुबह के 9:30 बजे घर का हॉल और किचन का पिछला हिस्सा। आदित्य ने अपनी सांसें रोकी और बिल्ली जैसे दबे पांव पिछले दरवाजे से किचन में कदम रखा। उसने खुद को फ्रिज और दीवार के बीच की ओट में छुपा लिया। यहाँ से उसे हॉल का पूरा नज़ारा दिख रहा था, लेकिन हॉल में बैठा व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू रखी। जो नज़ारा आदित्य ने देखा उससे उसका खून खौल गया, नसें तन गई। हॉल में सोनम सोफे पर लाट साहब की तरह पैर पसार कर लेटी थी। टीवी पर तेज आवाज़ में कोई पार्टी सॉन्ग चल रहा था। उसके एक हाथ में चाय का मग था और दूसरे हाथ में फ़ोन। वह अपनी माँ से बात कर रही थी। सोनम फ़ोन पर खिलखिलाते हुए, अरे हाँ माँ, पूरा उल्लू बना दिया आदित्य को। वो समझता है उसकी प्यारी माँ को बुढ़ापे की बीमारी है। बेचारा मेरा पति, उसे क्या पता कि उसकी माँ से तो मैं घर की नौकरानी की तरह काम कराती हूँ। नौकरानी भी पैसे मांगती है, ये तो फोकट में खटती है। सोनम ने चाय की चुस्की ली और फिर हंसते हुए बोली, और पता है, कल वो चिमटा जरा जोर से लग गया था बुढ़िया की कलाई पर। आदित्य रात को देख लेता तो पंगा हो जाता, पर मैंने संभाल लिया। कह दिया कि लापरवाही से जल गई। मान गया बेवकूफ़। इधर किचन के फर्श पर 60 साल की कौशल्या जी बैठी थी। उनके सामने पत्थर का भारी इमाम दस्ता रखा था। वह ताज़े मसाले कूट रही थी। हर बार जब वह भारी पत्थर उठाती, उनकी जली हुई कलाई में जानलेवा कसक होती। मुंह से सी सी की आवाज़ निकलती, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। तभी सोनम की नज़र किचन की तरफ गई। सोनम सोफे से चिल्लाते हुए, ए बुढ़िया, हाथ धीरे क्यों चल रहा है तेरा? ड्रामे मत कर। तेरा बेटा गया ऑफिस, अब कोई नहीं बचाएगा तुझे। सुन ले कान खोल कर, अगर 10 मिनट में यह मसाला नहीं पीसा ना तो कल हाथ जलाया था। आज ये खौलती हुई चाय तेरे मुंह पर फेंक दूंगी, समझी? कौशल्या जी का दिल दहशत से भर गया। वे डर के मारे और तेज हाथ चलाने लगी। उनकी आंखों से टपकते आंसू उन मसालों में मिल रहे थे जो उनके बेटे के खाने के लिए तैयार हो रहे थे। आदित्य अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों से पानी गिर रहा था, लेकिन यह दुख का नहीं, भयंकर क्रोध का पानी था। वह किचन की ओर से बाहर निकला।
बिल्कुल खामोशी से फर्श पर बैठी माँ ने उसे देख लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने इशारे से मना किया, बेटा कुछ मत बोल। लेकिन आदित्य ने माँ को हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। वह दबे पांव हॉल में गया और सीधा सोनम के सोफे के ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। सोनम को भनक भी नहीं लगी। सोनम फ़ोन पर, अच्छा माँ रखती हूँ, ज़रा उठकर इस बुढ़िया की क्लास लगानी है वरना सिर पर चढ़ जाएगी। सोनम ने फ़ोन रखा और जैसे ही सोफे से उठने के लिए मुड़ी, उसका चेहरा आदित्य के सीने से सिर्फ 2 इंच दूर था। सोनम की चीख गले में ही अटक गई। सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी, माथे की नसें तनी हुई थी और जबड़ा कस कर भींचा हुआ था। सोनम का फ़ोन हाथ से छूटकर धड़ाम से फर्श पर गिरा। उसके चेहरे से सारा खून सूख गया, जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। सोनम हकलाते हुए पसीने से तरबतर, आदित्य आप तो मीटिंग में। आदित्य बेहद शांत लेकिन रूह कँपा देने वाली भारी आवाज़ में, हाँ मीटिंग में गया था, लेकिन यह भूल गया था कि घर में अपनी देवी जैसी माँ को एक जल्लाद के भरोसे छोड़ गया हूँ। सोनम के होठ कांपने लगे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ने की कोशिश की। आदित्य बाबू मेरी बात सुनो, वो तो मैं माँ से मजाक कर रही थी, आप गलत समझ रहे हैं। आदित्य ने झटके से अपना हाथ खींचा, जैसे किसी गंदगी को छू लिया हो। वह तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। उसने झुककर कौशल्या जी के हाथ से वो भारी पत्थर ले लिया और एक तरफ फेंक दिया। उसने अपनी कांपती हुई माँ को बाहों में भर कर उठाया। आदित्य गला रूंधते हुए, माँ मेरी कसम है तुझे, सच सच बताना, यह हाथ रोटी सेकते वक्त जला था या इस डायन ने चिमटे से दागा था। कौशल्या जी अब झूठ नहीं बोल सकी। बेटे का प्यार देखकर उनका बांध टूट गया। उन्होंने सिर झुका लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी चुप्पी और आंसू ने सारी गवाही दे दी। आदित्य ने माँ को कुर्सी पर बिठाया और मुड़कर सोनम की तरफ बढ़ा। शेर की तरह सोनम पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। सोनम गिड़गिड़ाते हुए, सॉरी आदित्य, प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से। आदित्य दहाड़ते हुए, सॉरी, कल तूने मेरी माँ की नाजुक कलाई पर गरम चिमटा लगाया और आज तू उन पर गरम चाय फेंकने वाली थी। जानती है सोनम, मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकता था, पुलिस को वीडियो भी दिखा सकता था, लेकिन मुझे आज अपनी आंखों पर भरोसा करना था। आदित्य की नज़र टेबल पर रखे उस गरम चाय के कप पर पड़ी जो सोनम पी रही थी। उसने झटके से वो कप उठाया। सोनम डर के मारे चीख पड़ी, नहीं आदित्य, नहीं, जलाना मत मुझे। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। आदित्य ने वो कप सोनम के चेहरे पर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से सोनम के नंगे पैरों के पास जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखरे और गरम चाय सोनम के पैरों पर छिट्टे मार गई। सोनम उछलकर सोफे पर चढ़ गई। आदित्य कठोरता से, क्या हुआ? सिर्फ चाय की बूंदों से इतना डर गई? मेरी माँ का तो मांस जलाया है तूने। तुझे क्या लगा था मैं ऑफिस में बैठकर पैसे कमाऊंगा, तेरी अयासियाँ पूरी करूंगा और तू मेरी माँ को गुलाम बनाएगी? तूने सिर्फ ममता का बंटवारा नहीं किया सोनम, तूने एक बेटे का विश्वास और एक पति का सम्मान काटा है।
आदित्य ने मुख्य दरवाज़ा पूरा खोल दिया। आदित्य बोला, निकल जा अभी, इसी वक्त, इसी कपड़ों में। सोनम बोली, आदित्य मैं कहाँ जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। आदित्य बोला, शुक्र मना कि मैं तुझे सिर्फ घर से निकाल रहा हूँ। अगर मैंने पुलिस बुला लिया और सीनियर सिटीजन एब्यूज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस का केस ठोक दिया तो तेरी बची हुई ज़िंदगी जेल की चक्की पीसते हुए कटेगी, जहाँ तुझे सच में मसाला पीसना पड़ेगा। आदित्य ने सोनम का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के बाहर खींच कर दिया। आदित्य बोला, मेरे वकील के तलाक के पेपर्स तेरी माँ के घर पहुँच जाएंगे, अब वहीं जाकर अपनी रील बनाना। दरवाज़ा सोनम के मुंह पर बंद हुआ। घर के अंदर अब शांति थी। आदित्य वापस किचन में आया। कौशल्या जी अभी भी सहमी हुई थी। आदित्य ने माँ के चरणों में सिर रख दिया और बच्चों की तरह रोने लगा। आदित्य बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे ही घर में तेरी ये हालत थी। कौशल्या जी ने अपने जले हुए हाथ से बेटे का सिर सहलाया। कौशल्या जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही, पर मेरा राम वनवास से लौट तो आया। उस दिन घर से सिर्फ एक बहू नहीं निकली थी, बल्कि उस घर से कलयुग विदा हुआ था। दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं? अपने जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप सबको मिले। धन्यवाद।